हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश अरावली की बात हम कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा कि अरावली जो एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, मैंने बताया था कि एक मात्र भौतिक प्रदेश नहीं है, इसको एक योजना प्रदेश भी कहा गया है। और अभी क्यों कहा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। योजना प्रदेश भी कहा गया है, ये क्वेश्चन में, ये परीक्षा में आई हुई लाइन है। तो इसका उत्पत्ति कब हुई है ये हमने पढ़ा कि सर ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, ये आपने बताया। हिस्सा किसका है? हिस्सा सर ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, भारत में इसका विस्तार देखिए, राजस्थान विस्तार देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको मैंने बताया था, आप बिल्कुल आराम से देख लिया था कि अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप से यहां से ये इसका विस्तार होता है अरावली का। अरावली फिर गुजरात तक जाती है भूगर्भ में, और फिर यहां पर सबसे पहले दिखाई देती है पालनपुर। पालनपुर ब्रह्मखेड़ा में, कहां पर दिखाई देती है? ब्रह्मखेड़ा में दिखाई देती है, गिरनार पहाड़ियों के पास में सबसे पहले दिखाई देती है। यहां तक इसका विस्तार कैसा था? यहां तक इसका विस्तार केवल भूगर्भ के अंदर था, इसलिए अरब सागर को पिता कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। और फिर ये राजस्थान में आती है आपके आबू रोड, आबू रोड से जाती है हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में रायसीना तक ये जाती है। ये हमने विस्तार पढ़ा था। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। मिट्टी इसकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। आज हम कुछ विशिष्ट चीजें पढ़ेंगे। कैसे? अरावली जो अरावली भौतिक प्रदेश है इसी के बारे में, इसके उपनाम भी बताए गए हैं। उपनाम, अब उपनाम क्या क्या है देखिए आप। एक ग्रंथ है हमारा विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, जिसके अंदर अरावली को कहा गया है परिपत्र। क्या कहा गया है? परिपत्र कहा गया है। ठीक है जी। आपके जो बूंदी है, बूंदी के अंदर अरावली को कहा गया है अड़ावली। क्या कहा गया है? अड़ावली, क्षेत्रीय नाम है। आपके उदयपुर के अंदर इसको कहा गया है आड़ावाटा, आड़ावाटा। ठीक है। साहित्यिक रूप में अरावली का जो नाम है, साहित्यिक रूप में अरावली का जो नाम है वो है मेरू। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अरावली पर्वत को ही मेरू कहते हैं, तो मेरू कहा गया है। अच्छा, और आपके यहां पर अबुल फजल, अबुल फजल, इन्होंने अरावली को कहा गया है ऊंट की गर्दन। क्या कहा है? ऊंट की गर्दन। और जो हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता हैं कर्नल जेम्स टोड, कौन जी? कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने अरावली को कहा है, एक तो कहा है हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस। क्यों कहा है? क्योंकि यहां पर मंदिरों की अधिकता है, पहाड़ी है और पहाड़ियों पर मंदिरों की अधिकता है, इसके कारण इसको हिंदू ओलंपस कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, यह आपको याद रखना है। ठीक है जी। और एक नाम कहा है, इन्होंने कहा है कि राजपुताना की सुरक्षा कुंजी, राजपुताना की सुरक्षा कुंजी कहा है, कि सुरक्षा की दीवार कह सकते हैं हम, सुरक्षा की दीवार किसको कहा गया है? अरावली को कहा है। ये सब उपनाम है, एग्जाम में आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं एक बिल्कुल सीधे प्रश्न के रूप में, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और हम क्या बात करें? अरावली के विस्तार को देखते हैं। देखिए अरावली के विस्तार को, देखिए अरावली के विस्तार की हम स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकते कि अरावली कितने जिलों में, जैसे हमने मरुस्थल की बात की थी, 19 जिले हैं वर्तमान में, 12 से 19 हो गए। अरावली की बात नहीं कर सकते कि अरावली 10 में है। आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर 9 जिलों की बात की गई है, 9 जिलों की, एनसीईआरटी 11th की बुक्स में। और वहां पर 9 जिले कौन से हैं वहां पर बताया गया है। अगर नीचे से शुरू करें हम, यहां पर अगर मैं नक्शे में बताता हूं आपको, मैं यहां पर बात करते हैं हम। एक तो उन्होंने कहा उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, राजसमंद से अब ब्यावर नया जुड़ गया है, अजमेर, अजमेर आ गया। फिर यहां से जयपुर आ गया, जयपुर होने के बाद में आपके दौसा आ गया, अलवर आ गया, सीकर, झुंझुनू आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 जिले आपके यहां पर अरावली के अंदर आते हैं। पहला आता है आपके, नीचे से करेंगे उदयपुर, उदयपुर के बाद में आपके सिरोही, सिरोही के बाद में आप करेंगे राजसमंद, राजसमंद के बाद में आप अजमेर लिखेंगे, अजमेर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर, दौसा। अब मैं बेटा ये लिख रहा हूं ना, तो इस वक्त नक्शे में देख रहा हूं, ये आप थोड़ा समझिए आप। फिर आपका सीकर, और ये है झुंझुनू।
ठीक है जी, ये 9 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन वर्तमान में बढ़ गई ये संख्या कैसे? अब आप जैसे मान लीजिए आप करेंगे अजमेर से करेंगे तो यहां पर ब्यावर को आप ऐड कर देंगे, जयपुर से करेंगे तो आप दूदू को ऐड कर देंगे, साथ में डिडवाना डिडवाना कुचामन का जो पूर्वी भाग है उसको भी हम ले लेंगे। यहां पर अगर हम सीकर की बात करेंगे तो नीम का थाना को ले लेंगे और ऐड कर लेंगे। रटना नहीं है, बिल्कुल चीजें आ रही है। झुंझुनू में लेंगे आप तो क्या करेंगे आप, यहां पर आपकी नीम का थाना हो गया। अलवर से लेंगे हम तो यहां पर ले लेंगे खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा को ले लेंगे हम, ठीक है जी। और आप ले लेंगे कोटपुतली बहरोड को ले लेंगे। इस तरीके से अरावली की एक हम स्पष्ट संख्या नहीं बता सकते, लेकिन ये विस्तार है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में चारों तरफ ये बिखरी हुई है, ठीक है जी। ये अरावली के बारे में आपकी बात हो चुकी है। और अगर हरिमोहन सक्सेना की बात करेंगे तो उन्होंने तो ये भी बताया है, क्योंकि अरावली एक योजना प्रदेश है, तो उन्होंने बताया है कि बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, यहां भी अरावली की पहाड़ियां मिलती है। इसको भी एक अरावली प्रदेश के अंदर उन्होंने बताया, हरिमोहन सक्सेना साहब ने। तो एनसीईआरटी में आपके पास में 9 है, लेकिन अब जिलों की संख्या बढ़ गई है तो आपके पास में यहां पर 13 जिले के करीब हो गए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर, यहां पर या आपने चर्चा कर ली। अब हम पढ़ते हैं अरावली का विभाजन। क्या पढ़ते हैं? अरावली का उपविभाजन। अरावली का उपविभाजन। अरावली का उपविभाजन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अरावली के बारे में कि अरावली का राजस्थान में क्या महत्व है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता देते हैं। पहला आता है कि विभाजन के रूप में, विभाजक के रूप में। विभाजक के रूप में क्या कि अरावली जो है ना, अरावली वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये किसकी विशेषता है? करती है। दूसरा, अभी बात कर लेंगे, भौतिक प्रदेशों का विभाजन भी करती है। अरावली क्या करती है? भौतिक प्रदेशों का विभाजन भी करती है, ठीक है जी। तीसरा, अपवाह तंत्र का भी विभाजन करती है। अपवाह तंत्र का विभाजन करती है। यहां पर क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सीधे से जाते हैं। और एक है जलवायु व वर्षा का विभाजन भी करती है, यानी जलवायु का विभाजन भी करती है, ठीक है। जल विभाजक भी है। अब ये कैसे है देखिए आप, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, ये आप बिल्कुल भलीभांति जानते हैं। अगर हम यहाँ राजस्थान से नक्शा देखेंगे तो आपको पता है कि यहां पर जब हमने इसको शुरू किया था इस तरीके से, अरावली है, अरावली यहां से तो बताया था ये वाला जो प्रदेश है ये मरुस्थलीय प्रदेश है और इधर वाला प्रदेश मैदानी प्रदेश है। 2 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया, ठीक है, ये हमने पढ़ा। दूसरी हम जो बात कर रहे हैं यहां पर कि अरावली जो विभाजित करती है वो भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है, ये तो हो ही गया। और 2 भागों में विभाजित करती है, वो भी आपने देख लिया कि 2 भागों में विभाजित करती है। इसके साथ में एक खास बात और सुनिए, राजस्थान को अरावली तो 2 भागों में विभाजित करती है बेटा, लेकिन इस लाइन को लिख लेना कि एक 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ना, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये भी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अरावली तो करती है। और ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के स्कूल लेक्चरर में, और ये आया था, आप मुझे आंसर देंगे इसका, कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कौन सी वर्षा रेखा करती है? कौन सी वर्षा रेखा करती है? वर्षा रेखा करती है। और ऑप्शन आप देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए। पहला ए है, वो इन्होंने दिया 200 मिलीमीटर, बी इन्होंने दिया 250 मिलीमीटर, 3 इन्होंने दिया 500 मिलीमीटर और 4th इन्होंने दिया इनमें से कोई नहीं। अब मुझे बताइए इसमें क्या आंसर होगा? ये स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर सर आपने तो बताया कि 50 सेंटीमीटर रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यहां पर तो सेंटीमीटर ही नहीं है भैया, सेंटीमीटर नहीं है तो मिलीमीटर है। और आपको स्केल अगर आप देखते होंगे, अगर आपको स्केल की थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी बिल्कुल, तो यहाँ 0 होता है, फिर इसके बाद में यहाँ पर 1 होता है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो होते हैं ये मिलीमीटर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं।
और मैंने कहा 50 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो 50 इंटू 10 यानी हो जाएगा 500 मिलीमीटर। इसका आंसर था 500 मिलीमीटर, इसका आंसर है। ठीक है जी, तो ये एक चीज हो गई अपने पास में, ये तो अलग से चर्चा की थी मैंने, आपको समझ गए होंगे आप। यहां पर आप देखिए, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है, अपवाद तंत्र का विभाजन भी करती है। ये भी आप समझ जाइए, अपवाद तंत्र का इसलिए करती है कि अरावली से इधर जो बहने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में गिरेगी, और अरावली से अगर पूरब की तरफ जाने वाली नदियां हैं वो फिर यमुना में मिलकर, गंगा में मिलकर फिर कहां अपना जल छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में जल छोड़ती है। इस कारण ये अपवाद तंत्र का विभाजन भी करती है। वापस समझिए, अरावली से पश्चिम में जाने वाली नदियां अरब सागर में जल छोड़ती है, और पूरब में जाने वाली नदियां यमुना में और गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। तो एक अपवाद तंत्र का भी विभाजन ये करती है। ठीक है जी, ये सब चीजें बेटा, ये सीधे क्वेश्चन आजकल नहीं आते, आजकल क्वेश्चन घूम कर आते हैं, तो आपको उस तरीके से भी प्रिपेयर रहना है। आगे देखिए, आपके अपवाद तंत्र का हो गया। अब है जलवायु का विभाजन। किसका है? जलवायु का विभाजन। ये समझिए, बड़ा ही अच्छा है। इसके अंदर देखिए, आप यूं देखिए कि ये जैसे भारत का नक्शा है, यहां से अपन यूं बात कर लेते हैं, ये भारत का नक्शा है, और इसमें हमारा प्यारा राजस्थान, ये आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान में जो अरावली है ना वो ये है। ठीक है जी, अब आपको पता है कि जो बारिश होती है हमारे राजस्थान भारत में, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। तो यहां से हवाएं जब चलती हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ, और ये कौन सा है? ये अरब सागर है, ये भी आपको याद रहेगा, और ये आपके बंगाल की खाड़ी है। इसको मानसून में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां बड़े ध्यान से देख लीजिए यहां पर। अब यहां से हवाएं चल रही है, और हवाएं चलकर पानी भी अपने साथ लेकर जा रही है। ठीक है जी, लेकिन यहां पर क्या होता है कि अरावली इसके समांतर है, तो अरब सागर के मानसून से यहां पर बारिश नहीं होती है, और ये हवाएं पानी लेकर आगे चल जाती है, क्योंकि ये क्या है, यहां पर छुटपुट बारिश होती है, अरावली समांतर है, अरावली की दिशा इसी की दिशा में है, इस कारण यहां पर बारिश नहीं होती है। अब जो बंगाली खाड़ी से जो पानी जाता है वो भी यूं जाता है, लेकिन यहां पर आपकी जो पहाड़ियां हैं आपके हिमालय की, वहां से टकराकर ये पुनः पश्चिम की ओर चलती है, और यहां पर आपके पता है कि बारिश यहां पर बंगाल में, आपके बिहार में यहाँ काफी तेज बारिश होती है, और पूरब की तरफ यहाँ पश्चिम की तरफ चलते चलते हैं, और यहां पर टकराकर यहां पर हमारी बारिश करती है। बारिश कहां पर? तो जब यहां बारिश कर रही है, आप मानिए हवा चल रही है, हवा ने यहां बारिश कर दिया, जैसे मान लीजिए पर्वत है, और पर्वत के इस भाग में बारिश हो रही है, लेकिन जब पानी की नमी खत्म हो जाती है तो यहां पर बारिश नहीं होती, इसको बोलते हैं वर्षा विहीन क्षेत्र। वर्षा विहीन क्षेत्र, तो वैसा ही वर्षा विहीन क्षेत्र यहां पर होता है पश्चिम भाग में, वर्षा विहीन क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये जलवायु का विभाजन भी हो गया। यहां पर आपके अर्ध शुष्क जलवायु हो गई, यहां पर उपाद्र जलवायु या फिर आर्द्र जलवायु हम पढ़ेंगे। तो यहां पर इस मानसून से यहां पर बारिश हो रही है। अब दो प्रश्न बनते हैं बेटा। पहला प्रश्न आप मुझे बताइए कि राजस्थान में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा प्रवेश करती है? कौन सी शाखा प्रवेश करती है? तो बताइए, बंगाली खाड़ी करती है, अरब सागर करती है? आपका आंसर आना चाहिए सर, अरब सागर की शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है। लेकिन दूसरा प्रश्न कि कौन सी शाखा सबसे ज्यादा बारिश करती है, तो वो बंगाल की खाड़ी होगा। समझिए आप, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है? तो अरब सागर की। लेकिन कौन सी शाखा सबसे ज्यादा बारिश करती है? तो वो होगा बंगाल की खाड़ी, जो सबसे ज्यादा बारिश करती है, क्योंकि यहां पर आपके जो आपका अरावली है वो इसके लंबवत है। ठीक है ना। एक बार एक प्रश्न भी आया था एग्जाम के अंदर कि अरावली की अगर दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर अरावली की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता, अगर अरावली जैसे मान लीजिए यूं ना होकर कैसे होती, इस तरीके से ना होकर, जैसे मान लीजिए उत्तर यानी कि यूं होती, सपोज कीजिए ऐसे होती, है ना। अब देखिए अब आप बारिश देखिए, यहां से बारिश हो रही थी, यहां भी खूब बारिश कर दिया, और यहां से अगर बारिश होती, समझिए आप, यहां से बारिश होती तो इस भाग में भी बारिश कर दिया, तो यानी राजस्थान के अंदर कोई सा भी भाग ऐसा नहीं होता जहां मरुस्थल होता, आराम से सब जगह बारिश होती। समझ रहे हैं आप? यहां पर अगर इसकी दिशा बदल जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है अरावली की दिशा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे अरावली का उपविभाजन। क्या पढ़ते हैं? अरावली का उपविभाजन। उपविभाजन हम किनके अनुसार पढ़ रहे हैं? हरिमोहन सक्सेना साहब के अनुसार पढ़ रहे हैं। ये आपको बताया था मैंने, अपन जो भी आगे पढ़ रहे हैं वो हरिमोहन सक्सेना साहब ने पढ़ रखे हैं। तो हरिमोहन सक्सेना साहब, HM सक्सेना, इन्होंने क्या करा ये देखिए आप,
इन्होंने, आप इस पे देखेंगे कि अरावली की शुरुआत, राजस्थान की बात कर रहा हूं, केवल राजस्थान की, यहां पर शुरुआत होती है आबू रोड से। कहां से होती है? आबू रोड से राजस्थान में अरावली की शुरुआत होती है। और फिर अरावली आपके चल रही है इस तरीके से यहां पर, और खेड़ता तिजारा अलवर भी आ जाएगा, दौसा भी आ जाएगा, और यहां पर आकर बिल्कुल संकीर्ण हो जाएगी, और फिर ये यहां पर आके इस तरीके से आएगी। और यहां पर इसका आता है आपके नीम के थाने तक। यहां पर है आपके डोसी की पहाड़ियां। मैंने बताया था आपको, डोसी की पहाड़ियां, हो सकता है कहीं पर नाम ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खितड़ी मिल जाएगा, डोसी की पहाड़ियां, खितड़ी सिंगाना मिल जाएगा, जो कहां पर है? नीम का थाना। यहां तक विस्तार है अरावली का। अब इसका उपविभाजन कैसे कहा है? उन्होंने माना है कि अरावली में सबसे जो निम्नतम स्थान माना, उन्होंने मान लिया कि जयपुर यहां पर जगह मानी, और उसका नाम है सांभर झील। क्या माना? सांभर झील। तो सांभर झील, तो उनके अनुसार तो हम क्या करेंगे कि आपकी सांभर झील से लेकर डोसी की पहाड़ी का जो विस्तार है, इसको कहा गया उत्तरी अरावली। क्या कहा गया? उत्तरी अरावली कहा गया। डोसी की पहाड़ियों से लेकर सांभर झील की जो बीच की जगह है, इसको क्या कहा गया? डोसी की पहाड़ियां का, उत्तरी अरावली कहा गया। अब यहीं पर ही राजसमंद में एक जगह है, उसका नाम है आपके देवगढ़। क्या नाम है? देवगढ़। तो यहां पर अब देखिए, आप आपके सांभर झील से लेकर देवगढ़ के मध्य का जो भाग है, इसको कहा गया मध्य अरावली। क्या कहा गया? मध्य अरावली। ठीक है, एक हम ये पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली डोसी की पहाड़ी से सांभर झील से देवगढ़ जो राजसमंद में है, वहां पर मध्य अरावली, और देवगढ़ से आपके आबू रोड का जो भाग है, आबू रोड यानी सिरोही का जो भाग है, उसको कहा गया दक्षिणी अरावली। क्या कहा गया? दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इन्होंने 3 विभाजन किए, हरिमोहन सक्सेना साहब ने 3 विभाजन किए। एक तो क्या? उत्तरी अरावली, एक किया इन्होंने मध्य अरावली, और एक इन्होंने किया दक्षिणी अरावली। ठीक है जी, दक्षिणी अरावली ये विभाजन किया। आप खुद देख रहे होंगे, यहां पे मैंने बताया भी आपको कि इस अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? दक्षिण अरावली के अंदर। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? दक्षिण भाग में। सर्वाधिक संकीर्ण कहां पर है? आपके मध्य अरावली के अंदर है। और कहां पर है? अजमेर में है। सर्वाधिक संकीर्ण भी कहां पर है? अजमेर में है। और सर्वाधिक संकीर्ण भी कौन सी भाग में? मध्य भाग में। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि अरावली का, ये मैं आपको करा चुका हूं, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो सर्वाधिक विस्तार आपके पास में यहां पर है आपके दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में। और सर्वाधिक संकीर्ण व सर्वाधिक कटिफटी कहां पर है? वो मध्य अरावली में। मध्य अरावली में कहां पर? अजमेर में है। ठीक है ना, अरावली मध्य अरावली, और मध्य अरावली में कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई है। एक बार आप उतार लीजिए, आपकी उत्तरी अरावली डोसी की पहाड़ियों से सांभर झील के बीच में, मध्य अरावली सांभर से देवगढ़ के बीच में, देवगढ़ से लेकर आबू रोड तक आपकी दक्षिणी अरावली। देखिए बेटा, ये आपका अरावली का सैटेलाइट व्यू हो गया। ऊपर से अगर हम देखेंगे, सैटेलाइट से देखेंगे, तो आपको डोसी की पहाड़ी और सांभर झील के बीच में उत्तरी अरावली दिखती है। आपको सांभर झील के और आपको देवगढ़ के बीच में आपको मध्य अरावली दिखती है, और देवगढ़ से आबू रोड के बीच में आपको दक्षिणी अरावली दिखती है। लेकिन इसका हम फ्रंट व्यू लें, सामने से अगर हम देखें तो कैसा होगा? थोड़ा सा इसको देखिए आप, एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। यहां से अरावली, ये दक्षिण भाग है, नीचे से चल रहे हैं अपन, तो यहां से अरावली का विस्तार इस तरीके से, ये अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार होने के बाद में यहां पर बिल्कुल यहां चले गए, और फिर इसके बाद में इस तरीके से ये अरावली का विस्तार, यूं मानकर चलिए। अब आप देखिए, ये अगर मैं मानता हूं ये है आपका आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही है, और ये वाला भाग मान लेते हैं अपन देवगढ़। क्या मान लेते हैं? देवगढ़ है ना, जो कहां पर है? राजसमंद में है। तो ये जो भाग हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी अरावली। आपको दक्षिणी अरावली दिखेगी। फिर आप देवगढ़ आग से आगे चलेंगे, सबसे न्यूनतम भाग जो यहां पर है सांभर झील, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी मध्य अरावली। ये आपको मध्य अरावली मिलेगी।
सर्वाधिक कम, सबसे कम विस्तार है, सबसे संकीर्ण है, सबसे कटी-फटी है, ये आपने पढ़ लिया। सांबर झील से लेकर और यहां पर आप ले लीजिए डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां, और डोसी की पहाड़ियां कहां पर है? नीम का थाना में। और ये देखिए यहां पर कटी फटी, मैंने बताया था कि सबसे उत्तरी अरावली जो है ना, उत्तरी अरावली जो है वो पूर्णतः विकसित नहीं है, है ना, बीच बीच में से वहां पर वो कटी हुई है, वहां पर पूर्णतः विकसित नहीं है। तो ये अरावली का क्या हो गया? एक से फ्रंट व्यू हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं, जो हम लेंगे पहली लेंगे हम उत्तरी अरावली। क्या लेंगे जी? उत्तरी अरावली। अब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए। उत्तरी अरावली का मतलब आप चल रहे हैं नीम का थाना यानी झुंझुनू वाले हिस्से वाले में, है ना, तो वहां से आपका चल रहा है विस्तार। तो विस्तार आपके पास में आएगा कि सर इसका विस्तार तो डोसी की पहाड़ियां, और कहीं बुक में आपको खेतड़ी भी मिल सकता है, सिंघाना भी मिल सकता है। खेतड़ी से कहां पर है? सांभर झील के मध्य है, सांभर झील के मध्य है। ठीक है जी। अच्छा, इसका विस्तार कितने जिलों में है? तो कोई जिलों की संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप उत्तरी जिलों की बात करेंगे तो आप सीकर को ले लीजिए सबसे पहले, आप झुंझुनू को ले लीजिए सर, आप इसके अलावा नीम का थाना को लीजिए सर। नीम का थाना तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये नीम का थाने में ही है जिसका विस्तार है, पहले झुंझुनू में आता था लेकिन अब ये नीम का थाना में ही है। इसके अलावा आप सर कोटपुतली बहरोड ले लीजिए। इसके अलावा सर आपने ले लिया, इसके अलावा आप क्या लेंगे? खेरथल तिजारा लीजिए सर, खेरथल तिजारा, और आपका अलवर लेंगे आप, दौसा लेंगे आप, और जयपुर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भाग कहीं का भी दौसा का आ जाएगा, ये चीजें हम यहां पर ले लेंगे। ये अरावली का विस्तार है। अब यहां पर पहाड़ियां भी हैं, उत्तरी अरावली की पहाड़ियां हैं। इनकी पहाड़ियों में आप देखेंगे तो यहां पर सीकर की पहाड़ियां, इसके अंदर हम कह सकते हैं रिंगस की पहाड़ी, जो रिंगस में है, रिंगस की पहाड़ी, आपके श्री माधोपुर की पहाड़ी, काफी पहाड़ियां यहां पर, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, श्री माधोपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है जी, जो कहां पर है? नीम का थाना में। तो इसमें अगर हम बात करें सीकर की पहाड़ी, रिंगस की पहाड़ी, यानी सीकर की पहाड़ियों का जो स्थानीय नाम है, सीकर की पहाड़ियों का जो स्थानीय नाम है ना बेटा, स्थानीय नाम है वो है मालखेत। क्या है? मालखेत। ये आप नोट कर लीजिए कि सीकर की पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? मालखेत है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा, मालखेत के अंदर आप देखेंगे, मालखेत में यहां पर क्या क्या है सर? मालखेत के अंदर आप वहां पर जाएंगे तो मालखेत की पहाड़ियों में आपको हर्षनाथ का मंदिर मिलेगा, हर्षनाथ का मंदिर मिलेगा आपको। ठीक है जी, यहीं पर आपको जीन माता का मंदिर भी मिलेगा, जीन माता का मंदिर भी मिलेगा, और यहीं पर आपको पवन ऊर्जा संयंत्र भी मिलेगा, यानी पवन के द्वारा, टरबाइन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है ना, वो ऊर्जा हवा के द्वारा, वो भी यहां पर लगा हुआ मिला है। और यहां पर ही मालखेत की पहाड़ियों में ही राजस्थान का प्रथम पैराग्लाइडिंग सेंटर भी मिलेगा आपको। राजस्थान का प्रथम पैराग्लाइडिंग, जिसमें ऊपर से आप पैराशूट के माध्यम से कूदते हैं, जंप करते हैं, तो राजस्थान का जो प्रथम पैराग्लाइडिंग सेंटर भी कहां मिलेगा? आपको यहां मालखेत की पहाड़ियों में मिलेगा। ठीक है, इन्हीं में यहां पर एक पहाड़ी का नाम बोल ले सकते हैं, तोरावटी की पहाड़ियां, वो भी सीकर झुंझुनू क्षेत्र में है, तोरावटी की पहाड़ियां, और ये मिलती है तोरावटी बेसिन में। तोरावटी जो नदी है, कातली नदी, जो कातली नदी है उसके आसपास में मिलती है, तोरावटी बेसिन भी कह सकते हैं। तोरावटी की पहाड़ी, ये भी सीकर झुंझुनू के अंदर ही आपको मिलेगी। तो सीकर की पहाड़ियों का स्थानीय नाम मालखेत है। इसमें हर्षनाथ का मंदिर मिल जाएगा आपको, जीन माता का मंदिर मिल जाएगा आपको सीकर में ही, पवन ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान का प्रथम पैराग्लाइडिंग सेंटर भी आपको यहां पर मिलेगा। बात और आती है, हम इसमें देखते हैं कि उत्तरी अरावली का क्रमबद्ध विस्तार नहीं है, क्रमबद्ध विस्तार नहीं है। आपने देखा है, मैंने वो बताया था अभी आपको। यहां देखेंगे आप, देखिए यहां पर से ब्रेक आ गया, यहां पे ब्रेक आ गया, ये क्रमबद्ध विस्तार नहीं है। तो क्रमबद्ध विस्तार क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि यहां पर नदियों ने मैदान बनाया है पहाड़ियों को काट काट कर, नदियों द्वारा अपर्दन के कारण।
और अपर्दन कौन सी नदियां कर रही है यहाँ पर? बाणगंगा नदी कर रही है। बाणगंगा नदी के द्वारा यहां पर अपर्दन हो रहा है, बाणगंगा नदी भी आ जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा यहां पर कातली नदी, जो मैंने बताया था अभी मैंने बताया था कि जो चोरावटी पहाड़ियां मिलती हैं वहां पर, कातली नदी के द्वारा। और एक है आपके रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। इन नदियों के द्वारा अपर्दन के कारण, काट छाट के कारण अब अरावली का, उत्तरी अरावली का वहां पर विस्तार नहीं है, जिससे मरुस्थल का प्रसार हमारे यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये उत्तरी अरावली के बारे में हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली की चोटियां। उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां यह है, हम इसमें मध्य की बात नहीं करें, दक्षिण की बात नहीं, केवल उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर है रघुनाथगढ़ सीकर में, ये बिल्कुल आपको याद करना है, 1055 मीटर है। आपको मालखेत सीकर में 1052 मीटर है, दूसरे नंबर पर। तीसरे में लोहारगढ़ झुंझुनू, अब ये चेंज हो गए हैं, आप देख लेना कहीं पर, तो ये 1051 है। भेजागढ़ नीम का थाना, ये 997 मीटर है। भेजागढ़ नीम का थाना 997 मीटर है। खो जयपुर में 920 मीटर है। बहराच अलवर में 792 है। बाबाई जयपुर ग्रामीण में 792 है। बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण में, चौथ का बरवाड़ा जिसे कहते हैं, वो 786 मीटर है। बबाई, ध्यान रखना, बाबाई जयपुर ग्रामीण में है और बबाई नीम का थाना में है, इसको नोट कर लेना, बाबाई और बबाई, है ना। ये 780 मीटर है। बिलाली कोटपुतली बहरोड में 775 मीटर है। मनोरपुर जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर है। बैराट कोटपुतली बहरोड में आ गया है, पहले जयपुर में था, अब यहां पर आ गया है, ये 704 है। सरिस्का अलवर में 677 है। भानगढ़ अलवर में 649 है। जयगढ़ जयपुर में 648 और नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर और बालागढ़ अलवर में 597 मीटर। अब सर इसमें याद क्या करें? याद ये करना है बेटा कि इसमें जो ऊपर के 3-4 नाम ये आ जाते हैं महत्वपूर्ण के रूप में, मैं बताऊं आपको एग्जाम के रूप में, या फिर एग्जाम के अंदर सारे नहीं आते हैं, कभी कभार ये यहां से खो बैराज दे देता है, या फिर आपको नाहरगढ़ जयगढ़ के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें कहते हैं या तो क्रम से जमाएं, आरोही अवरोही में जमाएं, या इनकी आपकी ऊंचाइयों को सुमेलित कीजिए। मैं आपको यहां पर ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं। पहली ट्रिक क्या है आप समझिए। पहला आप तो ये बात समझ गए आप कि आपको इनकी ऊंचाइयां भी याद करनी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया इनको ऊंचाइयों के हिसाब से, क्रम के हिसाब से आरोही अवरोही क्रम में बताएं। जैसे आपको दे दिया कि रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़, रघुनाथगढ़ दे दिया, आपको बिलाली दे दिया, भेजागढ़ दे दिया और आपको सरिस्का दे दिया। बस इसमें सबसे ज्यादा से छोटी क्रम बताइए। तो पहले आपको ये ए, फिर ये आपको बी, फिर सी, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो आपको एक क्रम याद होना चाहिए, चाहे ऊंचाई याद नहीं हो, लेकिन ये याद नहीं हो, लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए। तो इसका देखो, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक बनाने की कोशिश की मैंने। ट्रिक है जो बन जाए, पहली ट्रिक है रूमाल। रूमाल, अब रूमाल से क्या है सर? रू से है आपका, अभी आप देखेंगे यहां पर, आप बिल्कुल आराम से रू से आप लेंगे रघुनाथगढ़। क्या लेंगे? रघुनाथगढ़ लेंगे। क्या लेंगे जी? रघुनाथगढ़। मां से लेंगे आप मालखेत लेंगे सर, थोड़ा आपको जिलों का भी ध्यान होना चाहिए, कौन से जिले में है। ले से लेंगे लोहागढ़। फिर है रुमाल भेजा खो गया, रुमाल भेजा खो गया, ये एक ट्रिक बन गई। भेजा से लेंगे आप भेजा और खो से लेंगे खो, रुमाल भेजा खो गया। अच्छा, अब आगे देखिए आप, माफ कीजिएगा, आगे देखिए आप, रुमाल भेजा खो गया। आगे देखिए आपके पास में है बहराच, बाबाई, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली, मनोहरपुर, बैराट, यहां तक की बनाई ट्रिक। इसका क्या किया कि भैंस को बाबा बाड़े में, भैंस को बाबा के बाड़े में बाई लाली मन से बैठाकर आई है। अब देखिए आप ट्रिक क्या हो गया कि भैंस को बाबा के बाड़े में या वाड़े में बाई लाली मन से बैठा के आई है। अब बेटा ये कोई ट्रिक नहीं है, बनाई हुई ट्रिक है, आपको याद हो जाए, हेल्पफुल हो जाए तो अच्छी है, नहीं तो कोई ऐसा खास नहीं है, आप ट्रिक को ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो पहला हो गया रुमाल भेजा खो गया, रुमाल से रघुनाथगढ़, मां से मालखेत, ले से लोहागढ़, भेजा से भेजा, खो से खो गया। अब भैंस को, तो भैंस को आपने क्या किया, यहां पर आपने देख लिया बहराच हो गया, है ना, तो यहां पर कर देंगे बहराच, बहराच। बाबा से क्या हो गया, बाबाई हो गया, बाबाई। बाड़े से क्या हो गया, बरवाड़ा हो गया, वाड़ा, वाड़ा। बाई से क्या हो गया, यहां पर बबाई है, ध्यान रखना, बबाई।
बाबाई था बबाई था, लाली से हो गया बिलाली, बिलाली, और मन से हो गया मनोहरपुर, मन से हो गया मनोहरपुर, और बैठा से हो गया आपके पास में यहां पर, बैठा से आपके पास में आ जाएगा बैराठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैराठ आ जाएगा। तो मुझे बताइए आपके कितने याद हो गए? आपको 12 याद हो गए, काफी है बेटा, है ना। तो रुमाल, रुमाल भेजा खो गया, भैंस को बाबा के बाड़े में बाई लाली मन से बैठाकर आई है। और फिर आपको 2 ये याद करने हैं, ये जरूर याद करना है कि जयगढ़ की कितनी है 648, ये एग्जाम में आया हुआ, नारगढ़ की कितनी 599 है। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि आप इसकी प्रैक्टिस भी कैसे करें, ऐसा ना करें। इसकी प्रैक्टिस आपको नक्शे के हिसाब से करनी है। रघुनाथगढ़ सीकर में, मालखेत आपके सीकर में, है ना। आपके लोहागढ़, लोहागढ़ कहां हो जाएगा? आपके झुंझुनू में लोहागढ़। ठीक है। तो आपको एक नक्शा लेकर उसके हिसाब से यहां पर इसको तैयारी करनी है। लेकिन ट्रिक पता लग गई, रुमाल भेजा खो गया, भैंस को बाबा के बाड़े में बाई लाली मन से बैठा के आई है। ठीक है, ये ट्रिक हो गई आपके पास में। अच्छा, और कुछ खास बात इसके बारे में, उत्तरी अरावली के बारे में 2-3 बातें और हम पढ़ेंगे, फिर हम इसको विराम देंगे। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली के अंदर यहां पर एक सरिस्का अभ्यारण्य है जो अलवर में पड़ता है। सरिस्का अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यारण्य में आप देखेंगे यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं और कुछ पठार। तो है क्रोस का पठार। अब क्रोस का पठार कहां मिलेगा आपको? सरिस्का अभ्यारण्य में ही मिलेगा, ये याद रखना है आपको, है ना। अच्छा, और एक मिलेगा आपको यहां पर ही है आपके काली घाटी। काली घाटी यहां पर सरिस्का अभ्यारण्य में क्या मिलेगा? काली घाटी मिलेगा। और काली घाटी क्या है? यहां पर मोरों की अधिकता है, मोर की अधिकता है। ठीक है जी। यहां पर आपको मिलेगा एक कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार मिलेगा। और यहीं पर ही आपको सर इसके बयान में कांकनवाड़ी का किला भी मिलेगा, कांकनवाड़ी का किला भी मिलेगा जो उत्तरी अरावली का भाग है। और ये कांकनवाड़ी का किला कौन सा है? ये वही किला है जहां पर औरंगजेब ने दारा शिकाओ को कैद किया था, दारा शिकाओ को कैद किया था ना। ये वही कांकनवाड़ी का किला है जो आपके सरिस्का अभ्यारण्य में मिलेगा। यहीं पर एक अभ्यारण्य हो रहा है रणथंबोर अभ्यारण्य, रणथंबोर अभ्यारण्य। और बेटा खास बात क्या है, यहां पर अरावली व विंध्याचल पहाड़ी दोनों का मिलन होता है। अरावली व विंध्याचल पहाड़ी मिलती है। कहां पर मिलती है? आपके रणथंबोर अभ्यारण्य में मिलती है जो सवाई माधोपुर में है। और यहीं पर एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है ढूंढीमल का दर्रा। यहां पर जाने का रास्ता है रणथंबोर में, तो ढूंढीमल का दर्रा है। और एक घाट है उसका नाम है कुशाली घाट, जो आपके रणथंबोर में ही है, सवाई माधोपुर में ही है। कुशाली घाट कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये आपके पास चीज हो गई। तो आपने आज उत्तरी अरावली को पढ़ा, अरावली के बारे में चर्चा करी, उत्तरी अरावली को पढ़ा, बिल्कुल आसान तरीके से आपने पढ़ा। अगर हम एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि जैसे ये अरावली आ गई तो बता दिया आपके डोसी की पहाड़ी से सांबर की झील के बीच में उत्तरी अरावली है, सांबर से देवगढ़ के बीच मध्य अरावली है, देवगढ़ से आबू रोड के बीच दक्षिणी अरावली है। हमने इसके बारे में काफी विस्तार चर्चा करी, इसकी ट्रिक बनाई कि रुमाल भेजा खो गया, भैंस को बाबा के बाड़े में बाई लाली बैठाकर मन से बैठाकर आई है। ये आपकी ट्रिक हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मध्य अरावली करेंगे और दक्षिणी अरावली करेंगे, काफी कुछ दर्रे भी करेंगे जो एग्जाम में सीधे कुछ आते हैं, सीधे प्रश्न बनते हैं। मैं मिलता हूं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।